Welcome to my channel, students. Today we are going to study effect of electric current. This is chapter 4 of science 1 standard 10. This is the second part of this chapter, student. So let's start heating effect of electric current. In the previous chapter we had studied Joule's law of heating, that is we proved there heat is equal to I square into R into T. So now we are going to study this heating effect of electric current, but before this subscribe my channel, like it and share it. When a resistor is connected in an electrical circuit, resistor क्या है जानने के लिए आपको पिछले वीडियो में जरूर जाना होगा. तो resistor अगर हम सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिक्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको पता है कंडक्टिंग वायर है, एक स्विच है, एक सेल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा दिया है अगर हमने बीच में, तो और ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से सर्किट में से फ्लो हो रहा है, कहीं पर भी कनेक्शन टूटा नहीं है. स्विच को दबाने पर, ऑन करने पर ये शुरू हो जाएगा करंट फ्लो और ऑफ करने पर बंद हो जाएगा, तो इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर जब हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो ये रजिस्टर काम क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, कंट्रोल करता है ना, फ्लो ऑफ करंट, जो भी फ्लो हो रहा है करंट उसे कंट्रोल करता है. जब ये कंट्रोल करता है उसे तो हीट प्रोड्यूस होती है. इस रजिस्टर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. इट इज प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द करंट, इस करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. एंड दिस इज नोन एज, इसीलिए और इस करंट हीट प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है इस करंट की वजह से उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है. किसमें हो रही है, रजिस्टर में. नेक्स्ट एक जो नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 49 जो है उस पर दिया हुआ है, उसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, चाहे तो आप लिख सकते हैं. इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं, वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर या इलेक्ट्रिक बल्ब जो दिया है, इसमें हम कॉइल जैसा सोलेनॉइड के जैसा वायर हम देखते हैं इस तरीके से. सॉरी जरा बनाने में मुझे भी दिक्कत हो रही है. इस तरीके से कुछ देखते हैं जो बहुत अच्छे से आपकी बुक में बना हुआ है और आपको यहाँ पर मैं पिक्चर के थ्रू शो भी करूँगी. सो ऐसा कुछ रजिस्टर हम वहाँ कनेक्ट करते हैं और ये क्या होता है, गर्म हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म हो जाता है. और ये गर्म होता है लेकिन मेल्ट नहीं होता या ब्रेक नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है. क्या लिखा है, एंड इक्विपमेंट सच एज द वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं. इस वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर या इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी जो भी चीज़ है, या ओवन भी दिया है, तो ऐसी जगह पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं क्योंकि करंट की वजह से वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैविंग हाई रेजिस्टिविटी आर यूज्ड, ऐसे कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. कंडक्टर मतलब ऐसी चीज, ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसा कंडक्टर हम यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कैसा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए. ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वी यूज्ड हैव हाई रेजिस्टिविटी. सो एलॉय नाइक्रोम, एक नाइक्रोम है, एलॉय है जो कि 2-3 मेटल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको एलॉय कहते हैं. ये नाइक्रोम नाम दिया जाता है, मतलब 2-3 मेटल मिलाकर जब कुछ नया बन जाता है तो उसे हम एलॉय कहते हैं और उसे एक नाम दिया जाता है. तो जैसे नाइक्रोम नाम दे दिया है और ये इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद दिया है कि टंगस्टन वायर, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए हम ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं. अब ये जो टंगस्टन वायर है ये इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल करते हैं. आपके यहाँ जो बल्ब होते होंगे छोटे, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसका आंसर भी यहीं पर दिया है और ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में है. वाई डू वी यूज टंगस्टन मेटल और टंगस्टन वायर इन द बल्ब, है ना. तो क्या होता है कि एक्चुअल में टंगस्टन वायर की, टंगस्टन मेटल की, इसे रेयर मेटल भी कहते हैं, याद रखना. सो ये जो मेटल है इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. ऑलमोस्ट लिखा है 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है. और इस वजह से क्या होता है कि कितना भी गर्म कर लो ये उतने टेम्परेचर, उतने डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता और ये मेल्ट नहीं होता.
मेल्ट नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ये हीट अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को लेता है और हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है, गर्म हो जाता है। और हीट जब प्रोड्यूस होती है वहां पर बहुत ज़्यादा वो तप जाता है, तब उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाता है, सो इट इमिट्स लाइट। उसके बाद दिया है हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट हीट टू सर्टन एक्सटेंट। कोई अगर गर्म वायर है तो वो भी थोड़ा सा हीट जो है बाहर में फेंकता है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट था, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमें वो मिल गया है। क्या है कि वाई डू यूज टंगस्टन वायर, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हाई रेजिस्टिविटी है, तो इसीलिए ये मेल्ट नहीं होता और इस वजह से हम टंगस्टन मेटल वायर इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटा सा, ऑलवेज रिमेंबर में कि हम 1 वैट जो है इलेक्ट्रिक पावर, अगर 1 वैट का इस्तेमाल हम वैट में हम नहीं लिखते हैं, हम किलो वैट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर आप बाज़ार में जाते हो, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप बाज़ार में जाते हो, आप 5 किलो सब्जी लाते हो, तो आप ऐसे घर में बताओगे कि मैं 5000 ग्राम सब्जी लेके आया हूँ, 5000 ग्राम लेके आया हूँ। नहीं, ऐसे नहीं बताते हम। क्या बताएंगे, हमको ईजी क्या होगा, 5 kg मैं सब्जी लेके आया हूँ, ऐसा कुछ बता पाएंगे। तो जो छोटा यूनिट है वो क्या है, ग्राम। वैसे यहाँ पर वैट जो होता है वो छोटा यूनिट है और किलो वैट जो है बड़ा यूनिट है। 1000 वैट इज इक्वल टू 1 किलो वैट। ओके स्टूडेंट, आप इतना ध्यान रखेंगे और इसीलिए हम किलो वैट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घरों में जनरली ज़्यादा से ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें ये नहीं जमेगा, हम अगर वैट में लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम इसे बहुत इजीली लिख पाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि कभी कभार जो है हम ये सुनते हैं कि कई बिल्डिंग में आग लग गई है, बिल्डिंग कैचेस फायर, या फिर हम ये पढ़ते हैं कि अचानक से कुछ इलेक्ट्रिकल में खराबी आ गई और छोटा मोटा स्फोट हो गया, ऐसा विस्फोट जैसे हो गया, ऐसा कुछ हम सुनते हैं, या आग लगी ऐसा भी बोलेंगे। तो ये होता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि मोस्टली हम कभी इक्विपमेंट्स ऑन करते हैं या स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही हमारे घर की लाइट चली जाती है। हम कोई किसी मिक्सर को चलाए या कोई हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट चलाए, इक्विपमेंट्स हम चलाएं, तो हमारे घर की लाइट चली जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे घर की लाइट चली जाती है, हमारे घर का फ्यूज़ उड़ जाता है, ऐसा जनरली हम बोलते हैं। तो ये क्या है, अब हम सेकेंड टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हमारे घर के जो वायर है, क्या लिखा है, द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो भी हमारे घर का कनेक्शन होता है वो 3 वायर से मिलके बना होता है। 3 वायर्स वहाँ होते हैं पूरे कनेक्शंस में। एक होता है अर्थिंग, जिसे हम अर्थ में फिट करते हैं, मतलब वो जो कनेक्शन होता है सीधे अर्थ में जाता है। वो हम शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए करते हैं। और बहुत डिटेल पढ़ना है तो आप 7th या 8th स्टैंडर्ड की बुक रेफर कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। फिर शायद ओल्ड कोर्स में दिया होगा, मुझे तो अभी ध्यान में नहीं है, बट कुछ है याद, वहाँ मिल जाएगा, उसे पढ़ सकते हैं। फिर अब हमें पढ़ना है लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। जैसे हमारे घर का जो कनेक्शन है अर्थ, न्यूट्रल और लाइव वायर से बना हुआ होता है। अर्थ को तो मैंने बता दिया क्या इस्तेमाल है, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट्स का। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के लिए। और जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे घर के सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट्स की ही आती है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो उस वोल्ट पर ही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है। जनरली जो है जो फीमेल्स है, लेडीज़ है, उन्हें समझ में नहीं आता है, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई पीछे थोड़ी है। आजकल तो लड़कियां भी हर चीज़ सुधारने लग गई है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें सुधारने का काम करने लग गई है, तो हम भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसे समझने की। सो हमने ये पढ़ लिया कि न्यूट्रल वायर और लाइव वायर में 220 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब क्या दिया है कि कभी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कभी कुछ हो जाए, फॉल्ट आ जाए, या फिर इनके जो प्लास्टिक कोटिंग होती है ना वायर की, ये दोनों वायर की कहीं प्लास्टिक कोटिंग निकल जाए और ये दोनों वायर एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाए, तो इस समय पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। और अगर उसके पास कोई भी चीज़ पड़ी है, जैसे वुडन का बॉक्स है या कॉटन का कुछ है या कपड़ा है, तो या प्लास्टिक है, ऐसी चीज़ें जो होती है कैच को क्या फायर को क्या कर लेती, कैच कर लेती है, इट कैच
कैचेस अ फायर, आग को कैच कर लेती है। आपकी बुक में भी दिया है, एक बार पढ़ लूँ। इफ एनी इन्फ्लेमेबल मटेरियल सच एज वुड, लकड़ी हो, कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, तो ये क्या करेगा, फायर कैच करेगा। देयरफॉर अ फ्यूज वायर, तो अगर ये आग कैच कर लेगा तो सारे घर में आग लग जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे घरों में फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूज वायर, ये छोटा सा एक आपके घरों में आपने देखा होगा, आजकल तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, बट पहले मैंने देखा है कि मेरे घर में भी इस तरीके का कुछ होता था, अभी भी होगा, पता नहीं कहीं है। तो इस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली हमारे पूरे घर की क्या बोलेंगे, पूरे घर के पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। और आजकल जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है, ये छोटे छोटे पार्ट के लिए, घरों के छोटे छोटे पार्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट फ्यूज़ वहाँ हम लगाते हैं, ये क्या है इसके बारे में सुनते हैं। एक वायर होती है पतली सी, ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है और यहाँ पर हमारा घर है, ओके, तो ये जो इन दोनों का बीच का जो कनेक्शन है, वहाँ हम फ्यूज़ वायर लगाते हैं। फ्यूज़ वायर नहीं बोलेंगे उसे हम, जो फ्यूज़ वाला जो ये होता है ना, जो स्ट्रक्चर दिया है वैसा हम सेट करते हैं। ये क्यों करते हैं, मान लो कभी इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा बहने लग जाए, अगर ज़्यादा करंट बहेगा तो उतना करंट अगर हमारे घरों में आएगा तो हमारे घर के इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, करंट अगर ज़्यादा बह रहा है, मैं थोड़ा सा शेप बना के बताती हूँ, सॉरी, इस तरीके से कुछ होना चाहिए था। ये वायर मैंने बनाया है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और ये हमारे घरों में जा रहा है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, फ्यूज लगा दिया है। ये क्या करता है, यहाँ पर एक तार लगी होगी, पतली सी तार, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। 220 वोल्ट का करंट तो सह लेता है, पर उससे ज़्यादा अगर करंट बहने लगा तो वो सह नहीं पाता। तो क्या होता है, अगर मान लो कि हमारे घरों में ऐसा कुछ हो गया कि करंट ज़्यादा फ्लो होने लगे, अगर ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो हमारे घर में आग लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, करंट जब ज़्यादा बहता है तो ऑब्वियसली यहीं से करंट आएगा ना। करंट जब यहाँ अगर ज़्यादा कर रहा है, बोल रहा है, ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो करंट तो यहीं से फ्लो होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जैसे ही ज़्यादा करंट बहने लग जाए तो ये जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये पूरा ही नहीं ब्रेक होता, केवल जो तार होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जैसे ही तार ब्रेक हो गई वैसे ही क्या हो जाएगा, ये करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो आगे हमारे घरों में जो है कोई फायर लगने की गुंजाइश नहीं होगी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, ये जो तार है वो ब्रेक होता है। फिर क्या होता है, तो हम फिर थोड़ी देर में हम उस फ्यूज को निकालते हैं, एक नई तार को वहाँ फिट कर देते हैं और वापस से उसे लगा देते हैं। तो फिर से क्या होगा, जो रेगुलर करंट है वो बहने लगेगा। पर उसके पहले हमें जहाँ पर खराबी हुई है उसे भी सुधारना होगा। जहाँ फिर से अगर हम वैसा ही करेंगे तो फिर से वो ज़्यादा करंट डिमांड करेगा, और ज़्यादा करंट जब फ्लो होगा तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा बार बार करेंगे तो लाइट ही जाएगी। तो हमारी सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हमारे बुक में दिया है और जनरली हम करते ही हैं। एंड ब्रेक द सर्किट एंड एनी मिसचेप इज अवॉइडेड। मिसचेप मतलब कोई भी दुर्घटना जो है वो उसे हम रोक सकते हैं। समर सीजन में क्या होता है, ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर हम इस्तेमाल करते हैं। सबके घर में एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, फ़ैन चलते हैं, सब चीज़ मतलब चलते ही रहता है। इलेक्ट्रिकल करंट जो है ज़्यादा ही फ्लो होता है। एंड इन द इवनिंग ड्यू टू होम लाइटिंग, और स्पेशली इवनिंग में बोल रहे हैं वो, क्योंकि घरों में लाइट फैंस जलती ही है। और ऐसा नहीं है कि लाइट जो है केवल समर में ही जलती है, बाकी 12 महीने तो ज़्यादा ही जलती है। बट फैंस, एयर कंडीशनर, ये इनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और एज अ रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, और इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफार्मर में से बहुत ज़्यादा करंट बहने लगता है। बहुत ज़्यादा करंट बहने की वजह से, एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट, अगर उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी अगर उतनी नहीं है, उतना करंट पास करने की नहीं है, तो इट फ्यूज वायर मेल्ट्स, वहाँ पर भी एक फ्यूज वायर रहेगा, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्लियर, ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और वैसे ही ट्रांसफार्मर में अगर फ्यूज चला गया तो उतने पूरे एरिया की लाइट जो है चली जाएगी। ऐसा मोस्टली हमने देखा है कि हमारे एरिया में
लाइट चली जाती है तो ट्रांसफार्मर में सुधारना करने के लिए लोग आते हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, वो फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट हो गई रहती है तो उसे वापस से लगाते हैं। और भी कुछ रीज़न होते होंगे, पर जब फ्यूज़ जाता है तो यही किया जाता है। अब आपको क्लियर हुआ होगा। और इसे हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं। These days miniature circuit breaker switches are used in the home। हम लोग आजकल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का MCB जिसे कहते हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में। When the current in the circuit suddenly increases, जब हमारे सर्किट में करंट बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसमें एक स्विच लगी होती है। स्टूडेंट आप यहाँ भी देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे आएगी ज़रूर, आप वहाँ भी देखेंगे। तो ये जो स्विच होती है ये क्या हो जाती है, स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप्स। ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है और यहाँ से करंट आगे नहीं बह पाता, और करंट ना बहने की वजह से कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होते। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCBs आर इन यूज। बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के MCBs इस्तेमाल करते हैं फॉर द एंटायर हाउसेज। हाउएवर द यूजुअल फ्यूज वायर इज यूज। और अक्सर तो हम यही यूज़ करते हैं, और आजकल तो इनका इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ये अब के टॉपिक में था। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है स्टूडेंट, उसे भी हम समझेंगे, बट जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसे मैं नहीं समझाने वाली हूँ, जो हमारे बुक में है उतना नहीं समझेंगे। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलते हैं, थोड़ा वेट करेंगे स्टूडेंट। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ क्या बताया है, तो आपने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दिया है। वी हैव लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ लिया है हीटिंग इफेक्ट। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने मैग्नेट के बारे में भी पढ़ा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के भी बारे में पढ़ा है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी बड़ा मज़ेदार होगा, हमें ये जानना बड़ा मज़ेदार होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये एक रिलेटेड टर्म्स है, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ क्या किया है हमने, ये पूरा सर्किट जो है बना लिया है। यहाँ ये मैग्नेटिक नीडल्स हैं, ऐसा जो क्या बोलेंगे, जो डायग्राम है ये आपकी बुक में भी मिलेगा। एक नीडल है फिक्स की गई है, और ये नीडल एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरीके से है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया है मेरा, बट आप समझ लेंगे, ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। जनरली ये करंट फ्लो होने का कंसेप्ट भी बड़ा उल्टा है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, बट राइटिंग वे में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं। इसकी भी बड़ी एक कहानी है, किसी और वीडियो में मैं सुनाऊंगी। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। ओके, ये बह रहा है, ऐसा आ रहा है। इस समय पे हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये मैग्नेटिक नीडल कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रही है, कुछ हो रहा है क्या इसको, ये कुछ हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है, नहीं हो रही है, ये हमें देखना है। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ थी, स्ट्रेट थी, तब उसके बाद ये मैग्नेटिक नीडल कैसे हो गई, इस तरीके से हो गई, ठीक है, स्ट्रेट थी लेकिन ऐसी हो गई। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार में हमने क्या किया है कि वायर को इंटरचेंज कर लिया, या यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि बैटरी को जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, पर इस कंडीशन में क्या है, इधर साइड में प्लस है और इधर साइड में माइनस है। ओके स्टूडेंट, फ्लो नहीं बनाया था। अब करंट कौन सी डायरेक्शन से बहेगा, पहले इधर की डायरेक्शन से फ्लो हो रहा था, अब उधर की डायरेक्शन से ऐसे फ्लो होगा। जब ये यहाँ से गुजरेगा तब कुछ तो होने वाला है। ये मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये क्यों वाइब्रेट हो रही है, कुछ तो होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेट का कहीं ना कहीं क्या है, रिलेशन, ये रिलेटेड टर्म्स है। तो ये अब क्या होने वाला है, इधर डायरेक्शन में आएगी करंट, सॉरी फ्लो होगा। तब ये नीडल सीधी तो थी, पर अब कैसी दिखेगी आपको, सॉरी ऐसे हाथ से बताती हूँ, ऐसे कोशिश करती हूँ, ये सीधी तो थी पर अब कैसे होगी, इस तरीके से होगी, मतलब नीचे के साइड में झुक जाएगी। यहाँ कैसे हो रहा था, ये ऊपर के साइड में जा रही थी, अब यहाँ कैसे हो रहा है, नीचे की साइड में, मतलब ईस्ट साइड में रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ डायरेक्शन भी है, उसका फिक्स डायरेक्शन भी है, इधर से बह रही है तो ऊपर जा रही है, इधर से जब करंट आ रहा है तो इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। तो ये इसका, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड टर्म्स। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशन है। ये क्लोज रिलेशन मैं अभी खोल देती हूँ आपको। क्या होता है एक्चुअली, ये जब वायर में से करंट बहता है ना, तो ये खुद भी मैग्नेट के जैसे काम करने लगता है। और आपको पता है जब मैग्नेट के पास, तो स्टूडेंट्स
अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें मैंने यूज़ किया था एक वर्ड कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इस वजह से ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेंगे। ये एक पूरा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने बना लिया है। इस तरीके का फिगर जो है आपके बुक में भी है और यहाँ एक थिक कॉपर वायर हमने अटैच किया है। ये जो कंटिन्यू है ये सर्किट, और जिसमें हमने यहाँ पर थिक कॉपर वायर लिया और एक बीच में जो है एक खड्डा लगा दिया है इस तरीके से, और इस खड्डे में से कार्डबोर्ड में से हम जिसको बोल सकते हैं यहाँ से वायर नीचे जाने वाला है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये रिंग्स नजर आ रही है, ये इसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब थोड़ा सा आपकी बुक की तरफ देखते हैं कि अगर इस कॉपर वायर में से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगे, यहाँ पर हमने एक नीडल रखी है, ये सबसे पहले बता दूं, यहाँ हमने नीडल रखी है, थोड़े से दूर पर हमने एक नीडल रखी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगे इस वायर में से, तो क्या होगा? ये जो नीडल है ना, ये इतनी दूर पर है, हमने ऐसा क्या बोलेंगे कार्डबोर्ड लिया है इस तरीके से, ये जैसी बुक दिख रही है, और वायर जो है ऐसा हमने डाला इसके अंदर से। ओके, अंदर यहाँ से निकला है दूसरा वायर। ओके, तो हमने अगर ऐसा वायर भी रखा है तो नीडल इतने भी दूर पर होगी तो भी डिफ्लेक्ट होगी। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो क्या होता है, जब ये वायर फ्लो होता है, ये करंट फ्लो होता है इस वायर में से, तो ये वायर मैग्नेट के जैसे एक्ट करने लगता है, ये खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है, और इस वजह से ये जो नीडल है थोड़ी दूर भी रही, जैसे मैग्नेट, आप दो मैग्नेट को थोड़े दूर भी रखते हो तो वो एक दूसरे को हिलाते हैं, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये नीडल जो है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, और इसकी डायरेक्शन हमें ऑब्जर्व करना है कि ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ये प्रैक्टिकल आप अपने प्रैक्टिकल लैब में कर सको तो बहुत बेटर होगा, नहीं तो ठीक है, इसे समझ लो, इमेजिनरी कंसेप्ट के तौर पे समझ लो कि जब वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ये जो नीडल हमने थोड़ी दूरी पर रखी है ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी और इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी भी रखी होगी तो ऐसा हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से वो हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। स्टूडेंट एक और वर्ड दिया है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट शो इन द सर्किट इज इट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन। इसका मीनिंग भी मैं समझा दूं। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, ये जनरली हम क्या मानते हैं कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जाता है, ऐसा हम जनरली मानते हैं। पर आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि करंट जो है, जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होते हैं। पर ये कन्वेंशनल है, मतलब क्या है, परंपरागत है, पहले से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। जब ये पता नहीं था एग्जैक्टली करंट कौन सी डायरेक्शन से आगे जाता है, कौन सी डायरेक्शन से फ्लो होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, जब इसके बारे में जानकारी नहीं मिली थी हमें, उसके पहले ही इन्होंने क्या किया था, इक्विपमेंट्स बना लिए थे, कुछ कैलकुलेशंस भी कर लिया था। तो सारे कैलकुलेशंस किस आधार पे किए गए कि करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है, ऐसा इन्होंने मान लिया था। बाद में जब सब चीज़ें, जब नए नए क्या बोलेंगे रिसर्च हो गए, कुछ ढूंढ के निकाला उन्होंने, पर उसके बाद हमें पता चला कि करंट जो है निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होने लगा है। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पॉजिटिव टू निगेटिव के आधार पे जो कंसेप्ट हमारे सामने लाए थे, उनका मान रखने के लिए हमने उस कंसेप्ट को एज इट इज़ रखा है। तो आज भी हम यही मानते हैं कि करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है, पर जनरली अगर रियलिटी हम देखें तो करंट निगेटिव टू पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव टू निगेटिव हम मान रहे हैं उसे हम कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलेंगे। क्लियर? क्योंकि हम ये परंपरागत ट्रेडिशनल किसी चीज़ को मानते आ रहे हैं तो हम मान रहे हैं, ओके, इसलिए हम कन्वेंशनल डायरेक्शन इसे बोलेंगे। इसका मैंने रीज़न आपको दे दिया है कि क्या एग्जैक्ट क्या है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट चेंजेस आर कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट। अगर मैं इस करंट को बढ़ाती हूँ या कुछ कम करती हूँ तो क्या फ़र्क होगा, ये हमें ऑब्जर्व करना है। फिर दूसरा बोला है, व्हाट डू यू सी व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट अ लिटिल अवे फ्रॉम द वायर। अगर आप इस मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा और दूर करते हैं, मान लो ये थोड़ा सा जो कार्डबोर्ड है ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं इस नीडल को और थोड़ा बड़ा दूर करती हूँ तो क्या होगा, ये बताना है। नाउ इंस्टेड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल स्प्रेड आयरन फिलिंग्स, वो उसके बारे में मैं बताती हूँ। बट ये दो जो बताया इन्होंने, तो करंट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब
मतलब क्या है, ये जब मैग्नेट के जैसा एक्ट करने लगता है तो उसका असर भी उतने दूर तक होता है, तो उस असर को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, ये इसका जो असर होगा एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हमें नजर आएगा, यहाँ तक, इससे ज़्यादा, और भी ज़्यादा, और थोड़ा अगर ज़्यादा करंट हो तो यहाँ तक की चीज़ों को पर भी वो असर करने लगेगा। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखूँ तो भी वो डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर स्टूडेंट? अगर मैं ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करती हूँ यहाँ पर तो, और इन्होंने बोला है थोड़ा अगर दूर मैं रखूँ नीडल को और करंट सेम ही पास हो तो क्या होगा, तो इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है, असर जो है, ये यहाँ तक ही है। अगर यहाँ तक ही है तो अगर मैं दूर करूंगी तो डिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आएगा, वो नीडल जो है वो हिलेगी भी नहीं, या हिलेगी तो कम शो करेगी, कम हिलेगी, ऐसा हो सकता है। फिर दूसरा है कि अगर हमें ये रियल में देखना है, ये लाइन्स हमें दिखती नहीं है ना, तो अगर हमें ये देखना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे जो हमने ये कार्डबोर्ड लगाया है, इसके ऊपर अगर हम आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, लोहे का चूरा, तो अगर डाल देते हैं और फिर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो आपको वो चूरे में ही छोटी छोटी लाइंस बनी हुई दिखेंगी, और वो लाइंस जो है ऐसी राउंडेड आपको नजर आएगी। क्लियर स्टूडेंट? राउंडेड नजर आएगी। अब यहाँ पर एक चीज हमने पढ़ी कि नीडल जो है उसका डायरेक्शन इधर साइड में हो जाता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है राइट हैंड थंब रूल में। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्शन होती है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। दिस इज द कन्वेंशनल रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये कन्वेंशनल रूल है, ये परंपरागत रूल है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें उसका डायरेक्शन अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। राइट हैंड लेना है आपको, इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर मैं बुक के हिसाब से करूँ तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर में हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर आएगी। ठीक है, ऐसा से देखो और क्लियर। ठीक है, तो ऐसा अगर है इस डायरेक्शन में आपको नजर आएगी, कब, जब करंट का डायरेक्शन ऐसा हो। ठीक है, करंट नीचे की डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। इतना आपको दिया है राइट हैंड थंब रूल में। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।